हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम रूसी क्रांति के अंतर्गत फरवरी के बाद नामक टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे। अध्ययन क्रम को बनाए रखते हुए हम पहले पिछले वीडियो के टॉपिक पर शॉर्टकट प्रकाश डालते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी पेट्रोग्राद की हालत क्या हो गई थी? बहुत ख़राब हो गई थी और रूस के नगर जो है विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही बसाए गए थे। जैसा कि क्या था कि नेवा नदी के दाएं तट पर मज़दूरों के क्वार्टर्स बने हुए थे और बाएं तट पर क्या था? राजा का महल यानी विंटर पैलेस था। सरकारी आवास थे, सरकारी इमारतें थी और फैशनेबल लोगों के जो है इलाके थे। और ड्यूमा भी कहाँ थी? बाएं तट पर थी। तो इस प्रकार जो नेवा नदी थी उसके दोनों तट पर जो बस्ती बसाई गई थी उसको देखने से ही लगता था कि शहर का आयोजन ही, शहर बसाने का तरीका ही क्या है? विभिन्नताओं पर आधारित है। ऐसा उसको देखने से लगता था। इस पर हमने कल विशेष रूप से प्रकाश डाल दिया था। और इसके बाद क्या हुआ कि फरवरी में दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी गई, यानी मज़दूरों के फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी गई और इसके खिलाफ मज़दूर लामबंद होते चले गए। लामबंद मतलब एकजुट होते चले गए और फिर 50 फैक्ट्रियों में तालाबंदी और हड़ताल शुरू हो गई। और इसी के साथ ही महिलाओं ने भी इस क्रांति में भाग लिया। जैसे कि ये घटनाएं सारी कब हुई थी? फरवरी में हुई थी। इसलिए रूस के इतिहास में इसे फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके इस क्रांति में भाग लिया था। 22 मार्च, तो 22 मार्च को ही महिला दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दे दिया गया। और क्या हुआ कि आंदोलनकारी जो थे वो राजधानी के बीचों बीच आ गए और राजा द्वारा क्या कर दिया गया? फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मज़दूरों ने जब घेर लिया तो राजा द्वारा कर्फ्यू लगा दिया गया और शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए। लेकिन फिर 24 और 25 तारीख को इकट्ठा हुए और सरकार ने इन प्रदर्शनकारियों पर, जो कि भीड़ इकट्ठा हुई थी, कहाँ हुई थी? राजधानी में हुई थी, रिहायशी इलाके में हुई थी। तो रिहायशी इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, क्योंकि इमारतों को जनसाधारण ने, मज़दूरों ने घेर लिया था, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया था और जनता को तितर बितर कर दिया गया था। फिर भी अगले दिन क्या हुआ? 24-25 तारीख में कि जनता फिर इकट्ठा हो गई और आवासों को घेरना शुरू कर दी। तो उन पर नज़र रखने के लिए राजा ने क्या किया कि सैनिकों, घुड़सवार सैनिकों और पुलिस बल को तैनात कर दिया, लगा दिया। और 25 फरवरी रविवार को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया और 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए और 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर धावा बोल दिया, तोड़ फोड़ किया। रोटी, तनख्वाह और काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते हुए लोग सड़कों पर उतर आए। और इसके बाद क्या हुआ कि स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए राजा ने पुनः घुड़सवार तैनात किया। लेकिन इस बार घुड़सवार सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। और 1905 में क्या किया गया था कि सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर, जो कि अपनी मांगों को लेकर के पीटर्सबर्ग में इकट्ठा हुई थी, उस पर गोली चला दिया था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि सैनिकों ने
गोली चलाने से इनकार कर दिया। और इन्हीं सैनिकों के बल पर राजतंत्र, जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों, कि सेना पर ही आधारित होता है। जिस राजा का सैनिक तंत्र जितना मजबूत होता है, वह राजा उतना ही सफल होता है अपने शासनकाल में और लंबे समय तक शासन कर सकता है। तो ऐसे ही रूस में भी यही स्थिति थी। जब तक सैनिक राजा के विश्वास पात्र थे, जारशाही शासन मजबूत था, जनता पर तरह तरह के अत्याचार जुल्म ढाए जाते थे। किंतु जैसे ही सैनिकों और सिपाहियों ने क्या किया, राजा का साथ छोड़ दिया, मजदूरों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, तो गुस्साए सिपाहियों ने क्या किया, एक रेजिडेंट की बैरक में अपने एक अफसर को गोली से मार दिया, उड़ा दिया। और 3 दूसरी रेजिडेंटों ने भी बगावत कर दी। हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। उस शाम को सिपाही और मजदूर दोनों ने मिलकर क्या किया, एक परिषद यानी सोवियत का गठन कर लिया और उसी इमारत में किया जहाँ के ड्यूमा की बैठक होती थी। और यहीं से पेत्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। तो प्रेजेंट टाइम का जो सोवियत संघ है, इसी से इसका जन्म हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन प्रतिमंडल जार से मिला और कमांडरों ने जार को सलाह दिया कि आप क्या करें, राजगद्दी छोड़ दें। और उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दिया। यानी कि जो क्रांति 22 फरवरी से शुरू हुई थी जारशाही शासन के खिलाफ, वह 2 मार्च को सफल हो गई। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश के शासन संचालन के लिए क्या किया, अंतरिम सरकार बना ली। और तय क्या किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। जैसा कि हम कल बता चुके हैं, सार्वभौमिक मताधिकार मतलब सभी को मत डालने का, वयस्क लोगों को मत डालने का अधिकार जो प्रदान किया जाता है, उसे सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है। तो ये संविधान सभा का क्या हो, चुनाव हो, और किसके द्वारा हो, वयस्क नागरिकों के द्वारा हो। और फरवरी 1917 में जारशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेत्रोग्राद की जनता के हाथों में आ गया। इतना हम कल समझा चुके थे। आज उसके आगे के टॉपिकों पर प्रकाश डालें। तो सबसे पहले फरवरी क्रांति में महिलाएं, क्या है टॉपिक कि फरवरी क्रांति में महिलाएं, यानी महिलाओं का फरवरी क्रांति में क्या योगदान रहा। तो महिला कामगर, जैसा कि हम पहले वीडियो में आप लोगों को बताए हैं कि रूस में लगभग हर घर का वयस्क व्यक्ति सेना में भर्ती हो गया था। सेना में ज़बरदस्ती भर्ती किया जा रहा था। तो घर चलाने की जिम्मेदारी किन पर आ गई, महिलाओं पर आ गई। तो महिलाएं कामगर यानी काम करने लगीं। अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती रहती थी। और काम करते हुए महिलाएं क्या करती थी, जो उनके साथ पुरुष काम करते थे, सहकर्मी यानी साथ में काम करने वाले पुरुष व्यक्तियों को प्रेरित करती रहती थी। लॉरेंज टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा, क्या नाम था, मार्फा वासिलेवा ने लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया था। यानी कि लॉरेंज टेलीफोन फैक्ट्री जो थी, उसमें कार्य करने वाली महिला मार्फा वासिलेवा ने एक आंदोलन को, हड़ताल को अकेले ही नेतृत्व प्रदान किया, सफल किया। उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियाँ बांधी। लाल पट्टियाँ बांध करके क्या किया, विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली मार्फा कौन सा काम करती थी, जो कि आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रही थी, क्या कर रही थी,
मिलिंग मशीन ऑपरेटर थी वो, और काम करने वाली क्या, मार्फा वासिलेवा ने काम रोक दिया और आनन फानन मतलब जल्दी में क्या किया, हड़ताल का आह्वान कर डाला। किसने किसने किया बच्चों, मार्फा वासिलेवा नामक महिला ने, जो क्या थी, मिलिंग मशीन में ऑपरेटर का काम करती थी। इन्होंने आनन फानन में मतलब अति शीघ्रता के साथ किसका आह्वान किया, हड़ताल का आह्वान कर डाला। काम पर मौजूद मजदूर उसके समर्थन को पहले ही तैयार थे। सारे मजदूर जितने भी उस फैक्ट्री में काम करते थे, सभी मजदूर क्या थे, मार्फा वासिलेवा को समर्थन देने के लिए तैयार थे। और फिर क्या हुआ, फोरमैन मतलब चतुर्थ क्लास के कर्मचारी, इस बारे में प्रबंधकों को सूचित कर दिया, जिसे गेटकीपर भी कह सकते हैं आप। तो गेटकीपर क्या होता है, उसे फोरमैन यानी चपरासी, गेटकीपर कुछ भी कह सकते हैं। तो ये फोरमैन जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था, उसने क्या किया, इस बारे में प्रबंधकों को सूचित कर दिया। तब जो चपरासी था, गेटकीपर था, उसने क्या किया, फोरमैन की प्रबंधक को, जो फैक्ट्री का प्रबंधक था, उसे सूचित कर दिया, यानी कि सूचना पहुंचा दी। किस चीज़ की, हड़ताल की सूचना पहुंचा दी। और उसके लिए पावरोटी भिजवाई। और क्या किया, पावरोटी भिजवाई। उसने पावरोटी तो ले ली, लेकिन काम पर लौटने से इनकार कर दिया। प्रबंधक ने क्या किया, काम पर लौटने से इनकार कर दिया। जब प्रशासक ने उससे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती, तो उसने पलटकर जवाब दिया कि जब बाकी सारे भूखे हो तो मैं अकेले पेट भरने की नहीं सोच सकती। इसके बाद क्या हुआ, मार्फा के समर्थन में फैक्ट्री के दूसरे विभाग में काम करने वाली महिलाएं भी इकट्ठी हो गई और धीरे धीरे बाकी सारी औरतों ने भी काम रोक दिया। जल्दी ही पुरुषों ने भी औजार ज़मीन पर डाल दिए और पूरा हुजूम सड़क पर निकल आया। तो क्या हुआ बच्चों कि मार्फा ने क्या किया था, हड़ताल का आयोजन किया, लेकिन हड़ताल होने से पहले फोरमैन ने प्रबंधक को बता दिया। क्या बता दिया कि हड़ताल होने वाली है, हड़ताल की सूचना प्रबंधक को दे दिया। इसके बाद क्या हुआ कि प्रबंधक ने उसको यानी काम पर लौटने से इनकार कर दिया। उसको क्या किया प्रबंधक ने कि प्रबंधक को सूचित कर दिया और उसके लिए पावरोटी भिजवाई। उसने पावरोटी तो ले लिया, लेकिन क्या किया, काम पर लौटने से इनकार कर दिया। जब प्रशासक ने उससे पूछा तो उसने क्या जवाब दिया कि जब बाकी सारे भूखे हों तो मैं अकेले पेट नहीं भर सकती। और मार्फा के समर्थन में उसने काम जो बंद किया, उसके समर्थन में बहुत सारी औरतें, महिलाएं इकट्ठी हो गईं जो उस फैक्ट्री में काम करती थी, दूसरे विभागों में काम करती थी। धीरे धीरे सभी औरतें काम रोक दी और जल्दी ही पुरुष भी उसके समर्थन में आ गए। अपने हथियारों को, अपने औजारों को क्या किए, ज़मीन पर रख दिए, यानी कि सबने काम ठप कर दिया और इस प्रकार हड़ताल शुरू हो गई। अब आगे क्या है बच्चों कि आगे का टॉपिक क्या है, फरवरी के बाद। अब ऊपर अभी जो घटनाएं घटित हुई हैं उसको अभी हमने बताया ना कि फरवरी में घटित हुई थी सारी घटनाएं। 22 फरवरी से शुरू हुई थी और 2 मार्च को जार ने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया कमांडरों के सलाह पर। यह अभी हमने ऊपर बताया है। तो उसके बाद क्या हुआ, फरवरी के बाद अंतरिम सरकार में, जो कि ऊपर अभी हमने बताया कि 1917 जारशाही को गद्दी से हटाने के पश्चात झंडा पेत्रोग्राद के जनता के हाथ में आ गया और एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया।
उसी को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, संविधान बनाने का अधिकार दिया गया, संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। तो फरवरी के बाद क्या हुआ? अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। कौन? जो सरकार बनी, कौन सी सरकार? फरवरी क्रांति के पश्चात जो सरकार गठित हुई उसमें किसका प्रभाव था? सैनिक अधिकारियों का प्रभाव था, क्योंकि सेना ने ही बगावत किया था। भूस्वामियों का अधिकार था, मध्यम वर्ग द्वारा ही यह क्रांति शुरू की गई थी, और उद्योगपति प्रभावशाली थे, यानी कि सैनिक, भूस्वामी और उद्योगपति ही अंतरिम सरकार में जो थे प्रभावशाली थे। जनसाधारण की उपेक्षा इस सरकार में भी की गई थी। तो उसमें उदारवादी और समाजवादी, कौन? उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। शुरू में ही हमने बताया था कि क्रांति की भावना जगाने में या राष्ट्रवाद की भावना जगाने में यूरोप में उदारवादी विचारधारा और समाजवादी, रूस में विशेषतः समाजवादी विचारधारा का महत्वपूर्ण योगदान था। समाजवादियों का ही कहना था कि व्यक्तिगत किसी भी वस्तु पर व्यक्तिगत स्वामित्व न हो और मजदूरों को उनके पारिश्रमिक दिए जाएं। यह समाजवादियों की सोच थी, और सबको बराबरी का हिस्सा मिले, कानून के समक्ष सभी बराबर हों, यानी स्वतंत्रता और समानता का अधिकार भी जनता को प्रदान करने के पक्षधर थे। कौन? समाजवादी। किंतु यहाँ क्या हुआ कि क्रांति के पश्चात अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति ही प्रभावशाली रहे। जनसाधारण को उसका अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि मजदूरों को उसका अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए जो कि दल, क्रांतिकारी दल यानी उदारवादी और समाजवादी क्रांति में बढ़ चढ़ करके भाग लिए थे, उन्होंने जल्द से जल्द निर्वाचित सरकार का गठन करने का मांग शुरू कर दिया। जनसभा करने और संगठन बनाने पर पाबंदी हटा दी गई थी। हालांकि निर्वाचन का तारीख सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई थी। तो सभी जगह क्या बना लिया गया? एक संगठन बना ली गई, एक संस्था बना ली गई थी, और सभी जगहों से यह मांग उठने लगी कि चुनाव कराया जाए। इसके बाद क्या हुआ कि अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि बोल्शेविक दल का प्रमुख नेता कौन था? लेनिन था। और लेनिन जो है वह व्यक्तिगत स्वामित्व के खिलाफ था, पूंजी का विकेंद्रीयकरण चाहता था, भूमि का विकेंद्रीयकरण चाहता था। ये विचारधारा किसकी थी? लेनिन की थी। किंतु लेनिन को निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। जारशाही ने उसे क्या किया था? निर्वासित कर दिया था। तो वह अब मौके की नज़ाकत को देखते हुए वापस आ गया। कब आया? 1917 में, और रूस में लौट आया। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध का क्या कर रहा था? लेनिन विरोध कर रहा था, और उसके नेतृत्व में, मतलब देश के बाहर रहते हुए भी वह नेतृत्व प्रदान कर रहा था। किसको? बोल्शेविक दल को। और उसके अनुयायी यानी उसकी बातों को मानने वाले 1914 से ही देश में प्रथम विश्व युद्ध का विरोध कर रहे थे, क्योंकि रूसी सेना लगातार हार रही थी, रूस की पराजय हो रही थी, रूस की आर्थिक और जन दोनों क्षति हो रही थी। तो उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। किसका कहना था? व्लादिमीर लेनिन का। क्या कहना था? कि सोवियतों यानी जो परिषद गठित की गई थी उसको सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। और लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए। कौन सा युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध। सारी ज़मीन किसानों के हवाले की जाए, जो कि अभी तक क्या थी? सरकारी थी। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, यानी बैंकों को सरकारी घोषित कर दिया जाए। और
यहाँ क्या, अप्रैल 1917 में मजदूरों को संबोधित करते हुए लेनिन की एक बोल्शेविक छवि, ये लेनिन खड़े होकर के मजदूरों को क्या कर रहा है, भाषण दे रहा है, यानी संबोधित कर रहा है, और खचाखच मजदूर भरे हुए हैं। तो लेनिन ने क्या किया कि अपनी इन्हीं मांगों को, 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम क्या कर देना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए। और इसी के सुझाव पर बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल करके क्या हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, क्योंकि रूस में बहुत सारे लोग जारशाही के समर्थक भी थे। वे चाहते थे कि जारशाही शासन में ही सुधार हो। इसलिए फ़िलहाल अंतरिम सरकार को, जो अंतरिम सरकार कार्य कर रही थी, किंतु जारशाही का अंत हो गया, फिर अंतरिम सरकार कार्य करने लगी। तो जनता ये चाहती थी, जनता के बहुत से लोग जो है वो चाहते थे कि अंतरिम सरकार अभी कार्यरत रहे, उसको समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच को बदल डाला, यानी रूस की जनता का यह सोच भी बदल गया कि अंतरिम सरकार को कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि अंतरिम सरकार द्वारा ऐसी कुछ कार्य किए गए कि जनता का मनोबल जो है टूटने लगा और उनकी सोच बदल गई। फिर क्या हुआ कि गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गईं मजदूरों द्वारा, और कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के लिए मालिक के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। यानी कि जो कमेटी बनाई गई उसके द्वारा मजदूर क्या करने लगे, मालिक के तौर तरीके, जो काम करवाने के घंटे थे, वेतन देने का जो वेतन दिया जाता था, और मज़दूरों के सफाई, आवास, इन सब चीज़ों को जो फैक्ट्री मालिक मज़दूरों को परिवेश उपलब्ध कराता था, उसके विषय में मज़दूर अब क्या करने लगे, प्रश्न करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी, यानी कि व्यापारिक यूनियन जो होते थे उनकी संख्या क्या हुई, बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी, केवल व्यापार के क्षेत्र में ही नहीं। अब क्या हुआ कि सुरक्षा कर्मी भी अपनी समितियां बनाने लगे, इनमें कौन, सिपाहियों की समितियां बनी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे, यानी कि 500 कमेटी जो थी वह क्या हो गई, रूसी सोवियत कांग्रेस में सम्मिलित हो गई, समर्थन प्रदान की। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, यानी लेनिन का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। जैसा कि हर देश में हर काल में होता है कि जब शासक वर्ग कमज़ोर होने लगता है जन आंदोलन के कारण, तो क्या करता है, जन आंदोलन को दबाने के लिए सख्ती करता है, यानी सेना को लगाया जाता है, फौज को लगाया जाता है, जनता को जेल में डाल दिया जाता है, विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। तो यही काम यहाँ भी अंतरिम सरकार द्वारा किया जाना शुरू हो गया। सरकार ने फैक्ट्रियाँ चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। यानी मजदूर क्या चाह रहे थे कि फैक्ट्री चालू हो, मजदूर काम पर वापस लौटें, किंतु सरकार ने क्या किया कि मजदूर नेताओं को
गिरफ्तार करना, बंद जेल में डालना शुरू कर दिया और जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। यानी कि प्रदर्शन को कुचलने का प्रयास किया गया और बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को क्या हुआ, या तो छिपना पड़ा या भागना पड़ा। और फिर गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भी भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे। क्या करने लगे? भूमि का पुनः वितरण किया जाए। पुनर्वितरण मतलब पुनः बांटा जाए। इसके लिए क्या करने लगे? दबाव डालने लगे। और इस काम के लिए भूमि समितियां भी बना दी गई और सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। यानी जो सरकारी ज़मीन होती थी उस पर किसानों द्वारा क्या किया जाने लगा? कब्जा किया जाने लगा। और सरकार जो है विद्रोह का दमन करती रही। इस चित्र में आप देख सकते हैं बच्चों, यह 17 जुलाई 1917 को बोल्शेविक समर्थक प्रदर्शनकारियों पर सेना द्वारा गोलीबारी का दृश्य है। यानी जब भी आंदोलन शुरू होता था तो क्या होता था? सेना प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए गोली चलाती थी, जिसमें असंख्य लोग मारे जाते थे। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ज़मीन पर लेटे हुए लोगों को बहुत सारे लोग घायल हैं, बहुत सारे लोग मर गए हैं और बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। तो इस तरह से हमेशा वहाँ माहौल बना रहता था और बोल्शेविक नेता भूमिगत रह करके, छुप करके आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद क्या है? रूसी क्रांति की तारीख या अक्टूबर 1917 की क्रांति। तो इस प्रकार के माहौल में फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविक के बीच टकराव होता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। लेनिन को यह आभास हो गया कि अब अंतरिम सरकार क्या कर रही है? तानाशाही कर रही है, जनता पर अपने शासन को थोप रही है। और सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। यानी अपनी पार्टी के थ्रू, अपनी पार्टी के द्वारा लेनिन ने क्या किया कि सरकार के खिलाफ विद्रोह की बातें करना शुरू कर दिया। और सेना, फैक्ट्री, सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। किसके लिए किया गया? सरकार की तानाशाही के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। किसको इकट्ठा किया गया बच्चों? सेना में, फैक्ट्री में, सोवियतों में जो बोल्शेविक नेता थे, बोल्शेविक कार्यकर्ता थे, उनको क्या किया गया? इकट्ठा किया गया। और फिर 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। यानी कि जो वहाँ की पेट्रोग्राद की सोवियत थी उसको और अपनी पार्टी बोल्शेविक को क्या कर लिया? सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। यानी जो रूस में क्रांतिकारी दल थे, सब ने क्या कहा कि अंतरिम सरकार पर कब्जा कर लेना चाहिए। यानी सरकार को भंग करके नई सरकार का गठन किया जाना चाहिए। और सत्ता पर कब्जा करने के लिए लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। सोवियत क्रांतिकारी समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया बच्चों? लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में किया गया। और इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। यानी डेट निर्धारित नहीं किया गया कि सत्ता पर अधिकार के लिए किस दिन आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ कि 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया और संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की
जो मेंशेविक दल के प्रमुख नेता थे। केरेंस्की कौन था? मेंशेविक दल का प्रमुख नेता था। इसी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। प्रधानमंत्री केरेंस्की कहाँ चले गए? शहर के बाहर चले गए। और तड़के यानी भोर ही सरकार के वफादार सैनिकों ने बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर डेरा डाल दिया, घेरा डाल दिया, यानी कि दफ्तरों को बंद करवा दिया। और फिर क्या हुआ? टेलीफोन, टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। टेलीफोन, टेलीग्राफ जो सूचना प्रसारण के साधन होते हैं, और राजा के महल की सुरक्षा के लिए क्या किया गया कि सरकारी सैनिकों को जगह जगह भेज दिया गया। फिर पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। और प्रतिक्रिया क्या हुई कि बोल्शेविक क्रांतिकारी दल ने भी अपने क्रांतिकारी समितियों जो सोवियत थी उसको और अपने दल यानी बोल्शेविक समितियों को क्या कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन आरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। क्या किया? आरोरा युद्धपोत द्वारा किस पर बमबारी शुरू कर दिया गया? विंटर पैलेस जो राजा का महल था उस पर बमबारी शुरू कर दी गई। और अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते यानी नेवा जो नदी था जिसके दोनों तट पर दाएं बाएं तट पर एक तरफ मजदूरों की बस्ती दूसरे तरफ रिहायशी इलाके थे, तो नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया। किसने? रूस की क्रांतिकारी समितियों ने क्या किया कि सभी सरकारी ठिकानों पर जिसमें कि सैनिक ठिकाने थे नेवा रास्ते पर पड़ने वाले, उनको अपने नियंत्रण में ले लिया यानी अधिकार में ले लिया। और शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समितियों के नियंत्रण में आ गया। किसके नियंत्रण में आ गया? क्रांतिकारी समितियों के नियंत्रण में आ गया। और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब मंत्रियों ने देखा कि अब सामना नहीं कर सकते हैं किसका? क्रांतिकारी समितियों का, तो मंत्रियों ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। और पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई जो कि क्रांतिकारी पार्टी थी, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया है कि अखिल रूसी कांग्रेस, तो उसकी बैठक हुई। और फिर क्या हुआ कि बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। बैठक में क्या हुआ कि बहुमत से जो बैठक हुई उसमें सभी जो मेंबर थे उनके बहुमत से, उपस्थित मेंबरों के बहुमत से बोल्शेविकों की कार्यवाही का समर्थन किया गया। किस कार्यवाही पर? सत्ता पर कब्जा करने की कार्यवाही का। और अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी यानी राजा के खिलाफ प्रदर्शन होने लगा। दोनों तरफ अंतरिम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होने लगा। दोनों तरफ से जमकर गोलाबारी हुई। किसके किसके में? अंतरिम सरकार की तरफ से और प्रदर्शनकारियों की तरफ से गोलाबारी शुरू हो गई, ख़ास तौर से मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। कब तक स्थापित हुआ? दिसंबर आते आते क्या हुआ कि बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो गया। कहाँ? मॉस्को और पेट्रोग्राद पर। और रूसी क्रांति की तारीख। रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। कौन सा कैलेंडर? जूलियन। कब तक? 1 फरवरी 1918 तक। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात जो प्रेजेंट टाइम में कैलेंडर चलता है उसे क्या बोलते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो प्रेजेंट टाइम का कैलेंडर जो है वो
ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है, जो पूरे विश्व में चलता है बच्चों। क्या है उसका नाम? ग्रेगोरियन कैलेंडर। उस समय तक पूरे विश्व में यह कैलेंडर चल रहा था, केवल रूस में कौन सा चल रहा था? 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर चल रहा था, और ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से क्या है? 13 दिन आगे है। 13 दिन आगे है। इसका मतलब कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को हुई थी, 12 मार्च को, और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को हुई थी। जैसे अब इसमें क्या दिखा रहा है कि फरवरी क्रांति कब हुई? 22, अब 22 मार्च को दिखा रहा, फरवरी को दिखा रहा है, और 13 दिन आगे है, तो उस हिसाब से कब हुआ फरवरी क्रांति? 12 मार्च को हुई। और ऐसे ही 22 से शुरू किया गया था, 25 मार्च को हुआ था, तो 12 दिन आप उसमें कर लीजिए, तो हो जाएगा क्या? 25। 13 और 12 क्या हो जाएगा? 25। तो हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा कि आज के कैलेंडर, जो विश्व कैलेंडर है, उसके हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को हुई। तो क्यों हुई? क्योंकि जूलियन कैलेंडर जो है विश्व कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता था, इसलिए फरवरी की क्रांति जो है वो मार्च की क्रांति कही जाएगी, और नवंबर की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति जो है नवंबर की क्रांति के नाम से जानी जाती है। कारण क्या है कि 13 दिन जूलियन कैलेंडर आगे था, जो कि रूस में अपनाया जाता था। कब तक? 1 फरवरी 1918 तक। इसके पश्चात वहाँ पर भी ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाने लगा, जो कि पूरे विश्व में चलता है। तो इस प्रकार जो फरवरी में क्रांति हुई थी उसे मार्च की क्रांति, और जो क्रांति अक्टूबर में हुई थी उसे नवंबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इस चित्र में आप देख सकते हैं क्या है ये चित्र? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के कार्यकर्ता हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जो कि बोल्शेविक दल का नाम बदल करके क्या रखा गया था? कम्युनिस्ट पार्टी, उसी के कार्यकर्ता हैं इसमें। फिर अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला खंड है अक्टूबर के बाद क्या बदला। अभी हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा कि फरवरी क्रांति के पश्चात रूस में क्या परिवर्तन हुआ, फिर फरवरी क्रांति के पश्चात क्या हुआ? अक्टूबर की क्रांति हुई, जिसे नवंबर की क्रांति विश्व के हिसाब से, विश्व कैलेंडर के हिसाब से नवंबर की क्रांति कहते हैं। तो लेकिन रूस के कैलेंडर के हिसाब से जो उस समय चलता था उसे क्या कहते हैं? अक्टूबर की क्रांति। इसलिए अक्टूबर के बाद क्या बदला? तो बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के क्या थे? जैसा कि हम बता चुके हैं, पूरी तरह खिलाफ थे। लेनिन निजी संपत्ति का विरोध करता आ रहा था शुरू से ही। तो ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर में क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था, और ज़मीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। सरकार ने क्या किया? ज़मीन पर कब्जा किया और इसको सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया। किसानों को और सामंतों की ज़मीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। किसानों को क्या कहा गया कि आप सामंतों की ज़मीनों पर कब्जा कर सकते हैं। शहरों में बोल्शेविक ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ताकि बेघरबार या ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। क्या किया लेनिन की पार्टी ने कि बड़े बड़े आलीशान जो मकान थे, उन मकान मालिकों के रहने के लिए पर्याप्त जगह छोड़ करके उनके मकान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। और किसके लिए बांटा गया?
बेघर और ज़रूरतमंद लोगों के रहने के लिए दे दिया गया। उन्होंने अभिजात्य वर्ग मतलब जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था, जन्मजात विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था, द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। जो पदवियां उन्हें प्रदान की जाती थी उस पर क्या हुआ, रोक लग गई। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी वर्दियां जो थी उसको भी क्या किया गया, बदल दिया गया। यानी सैनिकों की और सेना की वर्दी जो होती है उसको बदल दिया गया। जो पहले से सैनिक पहन रहे थे उस वर्दी को हटा दिया गया और उसकी जगह पर नई वर्दी शुरू की गई। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया। बुदियोनोक्का टोपी का नाम क्या था, बुदियोनोक्का का इस्तेमाल शुरू किया गया, जो सैनिकों और सरकारी अफसरों को पहनना अनिवार्य कर दिया गया परिवर्तन को दिखाने के लिए। और इसके बाद क्या हुआ कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराया, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल सका। जनवरी 1918 में असेंबली ने क्या किया, बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन असेंबली बर्खास्त कर दिया। बहुमत नहीं मिला और फिर बहुमत के आधार पर असेंबली ने बोल्शेविक के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन ने क्या किया कि असेंबली को ही बर्खास्त कर दिया। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। तो सोवियत कांग्रेस के समर्थन में बोल्शेविकों के नेता लेनिन ने क्या किया, असेंबली को बर्खास्त कर दिया। और फिर मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों के असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोस्क में जर्मनी से संधि कर ली। किसके बावजूद, अन्य सहयोगी जो उसके राजनीतिक सहयोगी थे जैसे सोवियत कांग्रेस, तो उसके बावजूद, उनके सहमति के बावजूद इसने क्या किया कि बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोस्क जर्मनी से संधि कर ली, नामक स्थान पर जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी से कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब क्या हुआ, देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। किसको, रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। यानी रूसी कांग्रेस क्या हो गई, देश की संसद बन गई। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। एक दलीय मतलब जहाँ की केवल एक राजनीतिक पार्टी हो, एक दल हो, उसे क्या कहते हैं, एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। तो विश्व का पहला देश रूस यानी एक दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई, नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में OGPU तथा NKVD का नाम दिया गया, बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। तब ये जो गुप्तचर विभाग था, गुप्तचर पुलिस थी, क्या करती थी कि जो भी बोल्शेविकों का आलोचना करता था उसे दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित क्या हुए क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुकला के क्षेत्र में क्या किया, कला और वास्तुकला के क्षेत्र में प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह भंग हो गया। किस पार्टी से, बोल्शेविक पार्टी से अब लोगों का मोह भंग होना शुरू हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि पार्टी ने बहुत सारे सेंसरशिप लगा दिए थे इसलिए। और ये कौन है, सोवियत टोपी
ये है बूंदी कोट, जो है बुदियोनोक्का पहने एक सिपाही है। इस तरह की टोपी अक्टूबर क्रांति के पश्चात सैनिकों को, सिपाहियों का अनिवार्य कर दी गई थी। नीचे चित्र में मास्को में मई दिवस का प्रदर्शन। ये मास्को में क्या हो रहा है? मास्को यानी रूस की राजधानी में जनता द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कैसा प्रदर्शन? मई दिवस 1918 का प्रदर्शन का चित्र है। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा गृह युद्ध, जिस पर अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे। फिलहाल हम इस बॉक्स में अक्टूबर क्रांति और रूसी ग्रामीण इलाके के बारे में क्या नज़रिया था ये समझा दे रहे हैं। 25 अक्टूबर 1905 को हुई क्रांतिकारी उथल पुथल की खबर अगले ही दिन गांव में पहुंच गई। 1905 में रूस में क्या हुआ था? एक खूनी क्रांति हुई थी, जिसमें क्या हुआ था कि निहत्थी जनता पर जार ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो इसकी खबर कहाँ पहुँच गई थी? गांव में पहुँच गई। लोगों ने खूब खुशियाँ मनाई। किसानों के लिए इसका मतलब था मुफ्त ज़मीन और युद्ध का खात्मा। जिस दिन खबर मिली उसी दिन जमींदार की हवेली लूट ली गई, उसके खेत कब्जे में ले लिए गए और उसके विशाल काय बाग के पेड़ काटकर सारी लकड़ी किसानों के बीच बांट दी गई और उसकी सारी इमारतें तोड़ दी गई और उसकी ज़मीन किसानों के बीच बांट दी गई, जो एक नई सोवियत जिंदगी जीने को तैयार थे। तब 1905 की क्रांति के पश्चात रूस के गांवों में यह परिवर्तन आया था कि लोगों ने क्या किया था कि खुशियाँ मनाई थी और बड़े बड़े ज़मींदारों के भवनों को तोड़ दिया था किसानों ने, उनकी ज़मीनें हड़प ली, उन पर कब्जा कर लिया था। तो ये परिवर्तन अक्टूबर क्रांति के पश्चात, जो कि 1905 में हुई थी, उसके बाद आया था। और एक जमींदार परिवार के सदस्य ने अपने रिश्तेदार को भेजे खत में लिखा था कि उसके परिवार को जागीर के साथ क्या हुआ? तख्ता पलट, यानी कि सत्ता परिवर्तन, ज़बरदस्ती किसी शासक को गद्दी से उतारने और फिर नए लोगों द्वारा शासन पर अधिकार करने को तख्ता पलट कहा जाता है। तो तख्ता पलट के बिना किसी परेशानी के खामोशी से और शांतिपूर्वक पूरा हो गया। क्या लिखा कि तख्ता पलट बिना किसी परेशानी के खामोशी से और शांतिपूर्वक पूरा हो गया और शुरुआती दिन बर्दाश्त के बाहर थे। मिखाइल लोविच, जो जागीर का मालिक था, शांत था। लड़कियां भी, इसमें कोई शक नहीं कि चेयरमैन का व्यवहार सही है, बल्कि वह बड़ी विनम्रता से बात करता है। हमारे पास 2 गाय और 2 घोड़े छोड़ दिए गए। नौकर बार बार उन्हें यही कहते हैं कि हमारी फिक्र न करें, उन्हें जीने दो। उनको सुरक्षा और संपत्ति का जिम्मा हमारे ऊपर है और हम उनसे मानवता भरा व्यवहार नहीं करेंगे। अफवाह है कि कई गांवों में लोग कमेटियों को बाहर निकालकर पूरी जागीर दोबारा मिखाइलोविच को सौंपना चाहते हैं। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, या यह हमारे लिए अच्छा भी रहेगा या नहीं, पर हमें इस बात का संतोष है कि हमारे लोगों में चेतना है। किसने लिखा? एक जमींदार ने लिखा अपने परिवार को कि हमारी जनता क्या है, अब जागृत हो गई है। इस आंदोलन का हमारे ज़मींदारी पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हमारे साथ अच्छा व्यवहार होगा कि नहीं होगा, इसका मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतना संतोष है कि हमारी जनता अब क्या हो गई है, जाग गई है, हमारे देश के लोग जाग गए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रूस में फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति के पश्चात बहुत परिवर्तन आया और इसी परिवर्तन के फलस्वरूप ही क्या हुआ, गृह युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। और गृह युद्ध पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे बच्चों, तो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा और
समझ लीजिएगा। हमने आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की, चित्रों के माध्यम से, जो चित्र दिए गए हैं उसके माध्यम से, और जो कोटेशन दिए गए हैं उसके माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और क्रियाकलाप करना है, जिसको कि बाद में आप लोग कीजिएगा। क्रियाकलाप में क्या है कि ग्रामीण इलाकों में हुई क्रांति के बारे में दोनों दृष्टिकोणों को पढ़िए। कल्पना कीजिए आप इन घटनाओं के साक्षी हैं, निम्नलिखित की नज़र से इन घटनाओं का वर्णन कीजिए। क्या है? एस्टेट मालिक, छोटा किसान और पत्रकार। आप अपने आप को रख लीजिए कि हम क्या है? एस्टेट मालिक हैं, छोटे किसान हैं, पत्रकार हैं। तो रूसी क्रांति के दौरान हमारी क्या स्थिति है, हमारे क्या मनोभाव हैं। और दूसरा, स्रोत ख को देखें और बताएं कि रूसी क्रांति पर मध्य एशिया के लोगों की प्रतिक्रिया इतनी अलग अलग क्यों थी। तो इन सब पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद, पूरे वीडियो को देखने के बाद ही हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम गृह युद्ध पर प्रकाश